दोस्तों इस बार का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो है वो क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया है और वह प्राइज इन तीन महानुभावों को मिला है। बेवेंडी, ब्रूक्स एंड इकिमोव साहब को मिला है। इन तीनों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, क्वांटम डॉट्स के बारे में पता कैसे चला और क्वांटम डॉट्स होते क्या हैं और क्या हम इसको बेसिक जो हम जेई या नीट की फिजिक्स की बात करते हैं, जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, उससे समझ सकते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। तो दोस्तों चालू करें। तो क्वांटम डॉट्स की जो सबसे खास बात है वो यह है कि इनका साइज जितना छोटा होता जाता है, छोटा कितना, नैनोमीटर्स की साइज में, यानी 10⁻⁹ मीटर की साइज में जब हम नीचे जाने लगते हैं, साइज को छोटा करने लगते हैं, तो इनका कलर बदलने लगता है। ये क्वांटम डॉट अगर बड़ा है तो वो थोड़ा रेडिश कलर का होगा और जैसे जैसे छोटा होने लगता है तो वो ब्लू कलर का होने लग जाता है। भला क्यों, ऐसा क्यों होता है? दूसरा, अगर कंपैरिजन देखें हम इनका, तो खास बात इनकी ऐसी है कि इतने छोटे हैं कि एक फुटबॉल के सामने एक क्वांटम डॉट इतना छोटा है कि एक अर्थ के सामने फुटबॉल जितना छोटा होता है। एक क्वांटम डॉट के अंदर कुछ 1000 एटम्स होते हैं, कुछ 1000 कंपाउंड होते हैं। क्वांटम डॉट जो है, ऐसा वर्ड बहुत बार अपन ने सुना, अपन नैनो पार्टिकल, नैनो क्लस्टर, क्वांटम डॉट, क्वांटम पार्टिकल, ऐसे खूब सारे वर्ड्स हम सुनते हैं। इन सारों में कुछ डिफरेंस तो होगा या सब एक जैसे हैं, ये भी आज अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो अपन कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत दोस्तों 2023 में नहीं हुई, कहानी की शुरुआत 1937 में हुई, जब फिजिसिस्ट हर्बर्ट फ्रोहेल ने यह बात प्रपोज करी थी कि जिस तरीके से हम एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन को हम एक क्वांटम वेल में फंसा देते हैं, और स्क्रोडिंजर साहब की इक्वेशन यह कहती है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को क्वांटम वेल में फंसा दिया जाए तो उसकी बहुत सारी अलग अलग एनर्जी स्टेट पॉसिबल हो सकती है। कैसे समझेंगे भला? तो इसको हम समझ सकते हैं जब हम बात करते हैं हमारे हार्मोनिक्स की। तो मान लो अपन हार्मोनिक्स की बात करते हैं, तो जब हम एक स्ट्रिंग को बांध देते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग हार्मोनिक्स पॉसिबल होते हैं। वो जो अलग अलग हार्मोनिक्स हैं उनकी अलग अलग एनर्जी स्टेट्स होती हैं। उसी तरीके से जब मैं इलेक्ट्रॉन को वेव के जैसे देखता हूँ और मैं उसको एक क्वांटम वेल में, अब क्वांटम वेल का क्या मतलब है? क्वांटम वेल का मतलब यह है कि दोनों साइड बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी और बीच में इलेक्ट्रॉन। कैसे बनाएंगे भला? तो उसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वांटम डॉट है, और जो क्वांटम डॉट है इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। भाई क्वांटम डॉट के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाहर तो निकलेगा नहीं। यानी मान लो ये एक क्वांटम डॉट है, ये स्ट्रक्चर एक क्वांटम डॉट है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इन सब के जितने भी ये जो स्ट्रक्चर है क्वांटम डॉट है, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर कन्फाइंड है, वो इससे बाहर नहीं निकल सकते। यानी अगर इसको मैं एक गेंद के जैसे मानूं, जैसे यहाँ पर मुझे लाल रंग की जो गेंद दिख रही है, मान लो ये गेंद की शेप का है, अगर ये बॉल की शेप का है, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर नहीं निकल सकता, इधर से बाहर नहीं निकल सकता। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो डायमीटर है, इसको अगर मैं लेंथ L मान लूं तो कुछ इस टाइप का फॉर्मूला मुझे मिलेगा। अगर मैं इसको वन डायमेंशन में मानता हूं तो, यानी मैं मानता हूं कि एक वन डायमेंशन है, खाली एक ही डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन यूं जा सकता है, तो उस डायमेंशन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जीज में हो सकता है, क्या क्या एनर्जी लेवल ले सकता है, उसको हम जब लिखते हैं तो क्वांटम के अंदर स्क्रोडिंजर साहब की जो एक इक्वेशन वो ये बताती है कि जो एनर्जी है उसका सीधा सीधा रिलेशन L से है। ये L क्या है? L है हमारे क्वांटम वेल की लेंथ, उसकी विड्थ। अब इसको फिर से समझे। तो मान लो ये मैंने एक क्वांटम डॉट का क्रिस्टल बनाया हुआ जिसमें कुछ 1000 एटम मैंने बांध दिए। ये जो 1000 एटम मैंने बांधे, इसका ये पूरा साइज बन रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर नहीं जा सकता, इधर से बाहर नहीं जा सकता। मैं इसको वन डायमेंशनल मानता हूं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस घेराव के अंदर रहेगा, और इस घेराव के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके अलग अलग एनर्जी लेवल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस घेराव को छोटा करता चला जाऊं, अगर मैं इसमें से कुछ एटम्स निकालता चला जाऊं और मैं इसको छोटा करता चला जाऊं, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो जैसे जैसे मैं इसको छोटा करता चला जाऊंगा, मैं जैसे जैसे इसमें से एटम्स निकालता चला जाऊंगा, होगा क्या? होगा ये कि जो L का साइज है वो छोटा हो गया, और अगर L का साइज छोटा हो गया तो जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें भी बदलाव आएगा। ये जो बदलाव है एनर्जी लेवल्स में, ये कुछ इस तरह से दिखता है कि जैसे जैसे साइज छोटा हो रहा है, जैसे जैसे साइज छोटा हो रहा है, कलर बदलने लग जाता है। अब इस गुत्थी को भी अपन अंत आते आते सुलझा लेंगे, लेकिन अब अपन कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत जो है वो 1937 में हुई, जब एक फिजिसिस्ट ने बोला कि अगर हम छोटा करता चले जाएंगे, अगर हम साइज को रिड्यूस करते चले जाएंगे, तो
क्वांटम इफेक्ट जो है, जो स्क्रीडिंग इक्वेशन जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल और वेव वाला जो नेचर कैरी करता है, उसके कारण जो इफेक्ट आते हैं, वो जो इफेक्ट हैं वो थोड़े पावरफुल होने लग जाएंगे। यानी हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसको एक थर्ड डायमेंशन मिल जाएगी। यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है जिससे कोई हम कंपाउंड बना रहे हैं, एक एटम है, एक मॉलिक्यूल जो है जो बन रहा है, जिसमें हम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इन सबसे जो प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, उसमें एक और नई प्रॉपर्टी आ गई। इफ़ यू कीप रिड्यूसिंग द साइज तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। भला क्यों? उसका कारण ये है दोस्तों, तो अगर अपन सीधा जाके इस एनर्जी डायग्राम को देखें तो ये एनर्जी डायग्राम क्वांटम डॉट्स का है। तो जिस तरीके से यहाँ पर हम दिख रहे हैं, तो एक बल्क सेमीकंडक्टर को अगर मैं देखता हूँ तो उसका एनर्जी का गैप थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे मैं उसी सेमीकंडक्टर मटेरियल से क्वांटम डॉट बनाने लगता हूं और साइज को कम करने लगता हूं, एनर्जी गैप चेंज हो रहा है। एनर्जी गैप चेंज होने का मतलब ये सिग्नेचर सीधा सीधा एक ही बात बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हिलाना, उसको घुमाना, उसके साथ छेड़छाड़ करना कितना मुश्किल हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज में भी बदलाव आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम देख ही रहे हैं, कलर बदल रहा है, लेकिन कलर क्यों बदल रहा है? कलर इसलिए बदल रहा है क्योंकि जब वो रोशनी को एब्जॉर्ब करता है तो फिर वो एब्जॉर्ब करने के बाद जब रोशनी वापस छोड़ता है तो एनर्जी छोड़ी जाती है इस गैप के अकॉर्डिंग। जितना ज़्यादा गैप उतना बड़ा एनर्जी गैप, उतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, यानी उतना ही नीला रंग। ये बात तो समझ में आई। लेकिन अब शुरुआत कैसे हुई थी सारी चीज़ों की, तो देखो आप देखते हैं। तो बात चालू होती है कलर्ड ग्लासेस से। कलर्ड ग्लासेस के बारे में यह बात पता थी कि कैडमियम सेलेनाइड और कैडमियम सल्फाइड को ग्लासेस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये येलो होंगे या रेड होंगे ये डिपेंड करता है कि भाई हमने इनको कितनी देर तक, किस टेम्परेचर तक गर्म किया और किस तरीके से ठंडा किया। अब यह बात जो है ये हमारे एलेक्सी इकिमोव साहब को थोड़ी समझ में आई। अब उनने क्या करा, उनने बोला यार हम भी करके देखते हैं, और 1981 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसके अंदर उन्होंने अपने कुछ रिजल्ट्स बताए, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई जब मैंने 500 से 700 डिग्री टेम्परेचर तक हीट करा मोल्टन ग्लास को, जिसको उन्होंने कॉपर क्लोराइड से टिंट किया था, यानी उन्होंने कलर डालने की कोशिश करी थी, कॉपर क्लोराइड का जो कलर आता है, और उनने हीटिंग टाइम को भी वेरी किया 1 घंटे से 96 घंटे तक। यानी कुछ को 1 घंटे तक गर्म किया, कुछ को 96 घंटे तक गर्म किया, कुछ को 500 डिग्री तक गर्म किया, कुछ को 700 डिग्री तक गर्म किया। और फिर जब उसको ठंडा होने दिया और उसको हार्डन होने दिया, और जब उन्होंने उसके ऊपर एक्सरे डाल के देखी तो ही फाउंड आउट कि बात सही है, हमने कितना गर्म किया है और कितनी देर तक गर्म किया है उससे डिफरेंस आता है उस सैंपल के अंदर जो क्रिस्टल बने हैं उनसे। कुछ क्रिस्टल 2 नैनोमीटर के थे, 2 नैनोमीटर के, और कुछ क्रिस्टल 30 नैनोमीटर के थे। फिर जब इन सैंपल्स को ऑब्जर्व किया गया तो ही फाउंड आउट कि जैसे जैसे साइज छोटा होता जा रहा है तो एक क्वांटम इफेक्ट पिक्चर में आ रहा है। कौन से वाला? इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल वेल में बांधने वाला क्वांटम इफेक्ट पिक्चर में आ रहा है। जैसे जैसे साइज छोटा हो रहा है एल की वैल्यू छोटी हो रही है। कौन सी एल की वैल्यू? जो इस फॉर्मूले में हमें दिख रही है, ये एल की वैल्यू छोटी हो रही है। एनर्जी लेवल्स जो है उनका गैप बढ़ता जा रहा है, और एनर्जी लेवल्स का गैप बढ़ रहा है इसलिए जो रंग है वो नीले की साइड जा रहा है। लेकिन बात ये थी दोस्तों, इस वक्त आयरन कर्टेन था इंफॉर्मेशन के ऊपर। ये सोवियत्स के टाइम की बात है, तो जो सोवियत कर रहे थे वो अमेरिकन्स को पता नहीं चलता था, चाहे साइंटिफिक वर्क भी हो, क्योंकि 1983 में इंडिपेंडेंटली यही काम ब्रूस साहब ने भी किया। उनने क्या किया? उनने कैडमियम सल्फाइड लिया। वो चाहते थे ये देखना कि क्या हम सूरज की रोशनी जो है उससे हम केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। अब सूरज की रोशनी से केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हमें सूरज की रोशनी को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उसके लिए उनके एक्सपेरिमेंट को रिक्वायरमेंट था कि जो वो पार्टिकल्स बनाएं जिनके ऊपर सूरज की रोशनी वो डलवा कर एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते हैं, वो पार्टिकल्स जो हैं वो साइज में छोटे होने चाहिए जिससे कि सरफेस एरिया मैक्सिमम हो। तो उन्होंने कैडमियम सल्फाइड यूज किया एंड दे ही वांटेड टू कैप्चर एंड यूटिलाइज द एनर्जी जिससे कि वो रिएक्शन करवा सकें। अब हुआ क्या, एक बार वो अपने इस पूरे सेटअप को जो लैब के अंदर कर रहे थे उनको उन्होंने छोड़ दिया एंड ही फाउंड आउट कि यार वहां पर भी अलग अलग रंग के पार्टिकल्स दिखने लगे। कुछ पार्टिकल्स 4.5 नैनोमीटर के थे, कुछ पार्टिकल्स 12.5 नैनोमीटर के थे। इनने जब इन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली, इनको नहीं पता था कि हमारे एकिमोव साहब ने क्या किया, क्योंकि तब आयरन कर्टेन था। तो जब इनने यह काम किया, ये बेल लैबोरेटरीज अमेरिका में जब काम कर रहे थे, इनके रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही आए कि जैसे जैसे साइज छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे कलर
नीला होता जा रहा है। ये 1983 में पब्लिश हुआ, लेकिन अब एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ गई थी। प्रॉब्लम ये आ गई थी, ये तो समझ में आ गया था कि जो हमने बात 1937 में सोची थी वो बात 1983, 1981 और 1983 में प्रूव तो हो गई, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि कमर्शियल लेवल पे कैसे काम करेगा। क्यों? क्योंकि कमर्शियल लेवल पे अगर हमें इसे काम करवाना है तो हमें इसको रोबस्ट बनाना होगा, इसके अंदर रिपीटेबिलिटी चाहिए, कंट्रोल चाहिए। अब ये जो सारी चीजें होती थी, ये सारी चीजें होती थी एट हाई वैक्यूम, ये जो सारी चीजें हो रही थी, इन सारी चीजों के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, अगर उसको आप एकदम कंट्रोल ना करो तो आपके पास यह कंट्रोल नहीं है कि आपके जो क्रिस्टल बनेंगे वो किस साइज के बनेंगे। हो सकते हो गाढ़े पीले, हल्के पीले, थोड़े से हरा विद लिटिल पीला, या एकदम लाल, या एकदम नीला, कैसा भी बन सकता है। इस चीज को सॉल्व किया जो हमारे तीसरे इस साल के नोबेल प्राइज विनर हैं बवेंडी साहब। उनने 1993 में अपना रिसर्च वर्क पब्लिश किया और उनने बताया कि भाई हम इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि जो क्वांटम डॉट बनते हैं, जो अलग अलग रंग के होते हैं, जैसे जैसे साइज छोटा होता चला जाता है, वो आते कैसे हैं। तो उन्होंने बोला भाई हम क्या करेंगे, हम एक सोलवेंट लेंगे, उस सोलवेंट के अंदर हम डालेंगे कैडमियम सेलेनाइड। तो यहाँ पर हम कैडमियम सेलेनाइड डाल रहे हैं, उसको हमने थर्मोमीटर भी डाल रखा है टेम्परेचर चेक करने के लिए कि भाई जो टेम्परेचर है वो कितना है। और ये जो पूरा सोल्यूशन है ये ऐसा मेंटेन किया हुआ है कि ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब जैसे भाई चीनी का पानी है, आपने उसके अंदर चीनी मिला रखी है, सैचुरेटेड है, तो अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी भी चीनी और डालेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा, चीनी बाहर निकलने लग जाएगी। अपन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, बेसिक जो जेई नीट की केमिस्ट्री उसमें आता रहता है। तो इन्हें भी यही किया, इन्हें बोला भाई सैचुरेटेड रखेंगे सॉल्यूशन को, कंडीशन ऐसी मेंटेन करेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड रहे। हम डालेंगे कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड जैसे ही डालेंगे क्रिस्टल फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है और जब हम कुछ चीज़ बाहर से डाल रहे हैं तो थोड़ा टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड करी है। तो अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ये प्रोसेस हो सकता है यहीं पे आके रुक जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे, और ये जब हम हीट करेंगे तो कंट्रोलिंग द टाइम, कि जितनी देर तक हम इसको हीट कर रहे हैं, उनको ये पता लगा कि जैसे जैसे हीटिंग प्रोसेस का टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, जो क्रिस्टल्स हैं वो छोटे, उससे बड़े और उससे बड़े हो रहे हैं। और जब क्रिस्टल्स छोटे से बड़े हो रहे हैं तो कलर भी चेंज होता जा रहा है, ब्लू से येलो से रेड, कलर भी बदलता जा रहा है। ठीक है, अब ये जो सारी बातें हैं दोस्तों, इससे तो समझ में आ गया कि क्वांटम डॉट जो है उसके बारे में हमें पता कैसे चला। 1993 तक की बात मैंने बताई है, लेकिन क्वांटम डॉट अकेले नहीं है, हमारे पास नैनो क्लस्टर, नैनो डॉट, नैनो पार्टिकल और क्वांटम डॉट, ये खूब सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, ये सब अलग अलग हैं। क्वांटम डॉट जो है वो खासकर जब यूज़ करते हैं हम, जब हम सेमीकंडक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, या फिर कार्बन के, ग्रेफाइट से या कार्बन से रिलेटेड जब हम कोई छोटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि उन नैनोमीटर साइज में हो, जो कि क्वांटम डॉट को जस्टिफाई करता है, तो हम क्वांटम डॉट वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन हम मेटल या मेटलॉइड्स यूज़ करें, जैसे हम गोल्ड यूज़ करें या सिल्वर यूज़ करें, तो उसके लिए हम नैनो डॉट या नैनो क्लस्टर या नैनो पार्टिकल्स भी यूज़ कर लेते हैं। और नैनो पार्टिकल्स तो हम कार्बन नैनो ट्यूब और कार्बन पार्टिकल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द क्वांटम डॉट्स। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। सबसे पहले जो टर्म सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी वो फेमस हुई थी टर्म क्लस्टर। क्लस्टर के बाद फिर 1985 में टर्म आई थी क्वांटम डॉट। ये नीले वाली लाइन जो बता रही है, जो लाल वाली लाइन बता रही है, नीले वाली लाइन बता रही है जब एक नई टर्म आई थी नैनो पार्टिकल्स। आजकल नैनो पार्टिकल्स के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है, हम 2020 की बात करें तो उसके बाद पब्लिकेशंस क्वांटम डॉट के हैं, फिर पब्लिकेशंस क्लस्टर्स के हैं, फिर कुछ नैनो क्लस्टर्स और नैनो डॉट भी टर्म्स है जो यूज़ होती हैं। हम बात करें क्वांटम डॉट्स की, जो कि सेमीकंडक्टर, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, वैसे इनको इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं, जो ये कैडमियम सेलेनाइड और सल्फाइड यूज़ करे जाते हैं, राइट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वो चीज़ है जो स्क्रोडिंजर साहब ने प्रिडिक्ट करी थी उनकी क्वांटम मैकेनिक्स में, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को बंद कर दिया जाए एक डायमेंशनल, वन डायमेंशनल वेल में, जिसमें दोनों साइड एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता, इलेक्ट्रॉन उस वेल के अंदर ही घूमेगा, तो उसकी एनर्जी जो है लेंथ ऑफ द वेल पे डिपेंड करेगी। और ये रिजल्ट्स हमें मिले जब हमने लेंथ ऑफ द वेल, यानी इस डायमीटर को, जो सर्कल है इसके डायमीटर को जैसे जैसे हम छोटा कर रहे हैं, हम एक मान सकते हैं कि हम लेंथ को कम करते जा रहे हैं, जो विड्थ है उसको कम करते जा रहे हैं वेल की, और उसके हिसाब से अगर डिनोमिनेटर में एल को हम छोटा करते जाएंगे तो ये इंट्यूटिवली हम कह सकते हैं एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ पर हमें वो गैप बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो
अबाउट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जो इस साल दिया गया है क्वांटम डॉट्स के लिए। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं एक और लिंक दे रहा हूं जहां पर एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन के बारे में बात करी जा रही है। इस जो स्पेस वीक है जो चल रहा है, इस स्पेस वीक में 9th 10th अक्टूबर का जो टाइम है वहां पर एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन चालू होने वाला है। लिंक मिल जाएगा तुमको डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर क्लिक करके तुम और डिटेल्स देख सकते हो। और कोई भी अगर उससे रिलेटेड तुमको डाउट हो या क्वेरी हो तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन श्योरली गो फॉर दैट बिकॉज एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन, इसमें तुम्हें नासा का सर्टिफिकेट मिलता है इफ यू पार्टिसिपेट इन इट। और अगर आप कोई नया एस्ट्रॉइड ढूंढते हैं तो उसके लिए आपको एक रिकॉग्निशन भी मिलता है। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो फिर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।